दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे रिसर्च टाइप्स, वेरिएबल्स एंड रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो कंप्लीट लेक्चर के लिए बने रहिए, वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना। रिसर्च के टाइप से रिलेटेड क्यूज है। तो इस क्यूज को सोल्व करने से पहले एक बार रिसर्च टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसर्च टाइप्स को मेनली टू टाइप से क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन है बेस्ड ऑन अप्रोच एंड सेकेंड वन है बेस्ड ऑन पर्पज। देन इनको फर्दर सब क्लासीफाई किया हुआ। तो बेस्ड ऑन अप्रोच को 3 मेन क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर रखा है। पहला है मिक्स्ड मेथड रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड थर्ड वन है क्वांटिटेटिव रिसर्च। 3 इसके मेन क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन अप्रोच रिसर्च के। नाउ फर्दर इनको सब क्लासीफाई कर रखा। तो मिक्स्ड मेथड रिसर्च को मेनली 4 टाइप से क्लासीफाई कर रखा। तो पहला है कन्वर्जेंट रिसर्च, सेकंड है एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल रिसर्च, थर्ड वन है एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल रिसर्च एंड फोर्थ वन है एम्बेडेड रिसर्च। तो ये मिक्स्ड मेथड रिसर्च के सब क्लासिफिकेशन हो गए, या हम बात करें इसके टाइप्स हो गए। सेकंड है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च को भी फर्दर सब क्लासीफाई कर रखा। फिनोमिनोलॉजी रिसर्च, इथेनोग्राफी रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च में फर्दर सब क्लासीफाई कर रखा क्वालिटेटिव रिसर्च को। इनके बारे में डिटेल्स हम फर्दर क्लासों में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो ब्रीफली ही डिस्कस कर पाएंगे। थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन अप्रोच का क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च को मेनली 3 टाइप में अलग अलग क्लासीफाई कर रखा। पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सेकंड है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे समटाइम्स सेमी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोला जाता है, और थर्ड है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको फर्दर सब क्लासीफाई कर रखा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड कोरिलेशनल रिसर्च। तो 3 इसके फर्दर सब क्लासिफिकेशन है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। और बेस्ड ऑन पर्पज को मेनली 2 टाइप से क्लासीफाई कर रखा, बेसिक रिसर्च फर्स्ट वन और सेकंड वन अप्लाइड रिसर्च। तो ये मेनली रिसर्च के टाइप्स है। डिटेल्स हम फर्दर क्लासों में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एग्जाम के पर्पज से हम एमसीक्यू डिस्कस करें तो उतना ही कवर कर पाएंगे। अब हमारे क्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप नहीं है। तो जैसे कि अभी हमने देखा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च आती है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च आती है, हिस्टोरिकल रिसर्च आती है। लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम सेमी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का टाइप है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप नहीं है। और यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों हमारे राइट आंसर नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे नोट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसको सोल्व करना। तो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। मतलब 3 जो ऑप्शंस है वो तो क्वालिटी है गुड रिसर्चर की, एक को छोड़ के कौन सी क्वालिटी नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने रिसर्च ओरिएंटेड। तो ये तो क्वालिटी है ना, रिसर्चर को रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए ना, वो रिसर्च के प्रति ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये तो गुड क्वालिटी में आता है। दैट मीन्स कि ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है एक्टिव पर्सनैलिटी। मतलब वो एक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए ना। एक्टिव होगा तभी एक्टिव तरीके से रिसर्च पे काम कर पाएंगे। तो ये भी एक गुड क्वालिटी होती है रिसर्चर की। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें एक्सेप्ट फाइंड आउट करना, समझना है क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर डी है होनेस्ट। तो बिल्कुल होनेस्ट होना चाहिए। होनेस्ट भी एक गुड रिसर्चर की क्वालिटी होती है। तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी है अनरिसोर्सफुल। तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। ये एक गुड रिसर्चर की क्वालिटी नहीं है। अगर यहाँ पे रिसोर्सफुल होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ अनरिसोर्सफुल, लेकिन अगर रिसोर्सफुल होता है तो हमारा यहाँ पे गुड क्वालिटी बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा अनरिसोर्सफुल, जो कि गुड क्वालिटी नहीं है। तो इस नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम एक्सेप्ट। ये भी एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। दैट मीन्स क्या कि जो अप्लाइड रिसर्च है ना, जो बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे हमने 2 टाइप की रिसर्च देखी, अप्लाइड रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च। तो जो अप्लाइड रिसर्च है वो किस एम के आधार पे कंडक्ट की जाती है? एक्सेप्ट। मतलब जो 3 ऑप्शंस है वो तो इसके एम है, इसके पर्पज़ है, एक को छोड़ के। तो वो जो नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्वेश्चन कि अप्लाइड रिसर्च का कौन सा एम नहीं है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना।
ऑप्शन नंबर ए है टू सोल्व प्रॉब्लम्स, तो ये तो इसका मेन पर्पज होता है, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च अप्लाई की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। टू मेक डिसीजंस, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी इसका मेन एम के अंदर ही इंक्लूड है ना, बहुत सारे डिसीजंस बनाने में अप्लाइड रिसर्च उपयोग की जाती है, तो ये भी इसका एम होगा। एम होगा तो हमारा राइट आंसर नहीं है क्योंकि हमें एक्सेप्ट फाइंड आउट करना, जो एम नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना। ऑप्शन नंबर डी है डेवलप समथिंग न्यू फॉर इमीडिएट यूज, है ना, एक वर्ड लिखा हो इमीडिएट यूज के लिए कुछ नई चीज़ डेवलप करना, तो ये भी अप्लाइड रिसर्च का स्पेसिफिक एम होता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी है रिफाइन द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। रिफाइन द थ्योरीज मतलब जो ऑलरेडी रिसर्च्ड है उनको उन थ्योरीज़ को रिफाइन करना, मतलब अच्छे से उनको एक बार एक्सप्लोर करना, और जो भी प्रिंसिपल है उनको वापस से रिफाइन करना या री एक्सप्लोर करना, तो ये मेन एम होता है हमारी जो बेसिक रिसर्च होती है। पर्पजफुल रिसर्च के हमने दो प्रकार देखे, अप्लाइड रिसर्च और बेसिक, तो बेसिक रिसर्च का ये मेन एम होता है, अप्लाइड रिसर्च का ये नहीं है क्योंकि ये न्यू प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, उनका सॉल्यूशन देता है, जो ऑलरेडी फाइंड आउट है उनके लिए अप्लाइड रिसर्च नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट बनेगा क्योंकि ये इसका एम नहीं है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द वेरिएबल दैट आर पर्पसफुली मैनिपुलेटेड और चेंज्ड बाय रिसर्चर, है ना, नर्सिंग वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है पहले उसकी सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं। वेरिएबल कोई भी चीज़ जो हमारी रिसर्च को अफेक्ट करती है ना किसी भी प्रकार से, अदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, और वेरिएबल बहुत सारे वेराइटीज़ में होते हैं ना। जैसे अगर एक स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो कोई हम रिसर्च कर रहे हैं किसी एज क्राइटेरिया पे, अब तो एज फिक्स नहीं है ना, मतलब अपर एज होगी, लोअर एज होगी, देन चिल्ड्रंस भी होगी, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एज होगी, तो वहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ होगी, दैट मीन्स कि वहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए, है ना। तो वेरिएबल एक फैक्टर होता है जो हमारे रिसर्च को इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द वेरिएबल दैट आर पर्पजली मैनिपुलेटेड और चेंज्ड बाय रिसर्च, मतलब वेरिएबल के टाइप से क्वेश्चन पूछा, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वेरिएबल को पर्पसफुली चेंज किया जा सकता है या मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, तो वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल डिपेंडेंट टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट टाइप का डेमोग्राफिक, एक एक्सटर्नियस वेरिएबल, अलग अलग टाइप के होते हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सुपरफिशियली बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम ये हमारे रिसर्च को ज़्यादा इफेक्ट करता है, पॉजिटिव तरीके से इफेक्ट करते हैं, नेगेटिव वे में भी इफेक्ट करते हैं, तो उनको हम चेंज कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो चेंजेबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता है। देखो डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल कभी चेंज नहीं होता, जब वो जिस भी वेरिएबल पे डिपेंड होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम ही इस आधार पर दिया हुआ है कि वो किसी न किसी अदर वेरिएबल डिपेंड है, और उस वेरिएबल को अगर चेंज कर दिया जाता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा पर्पसफुली मैनिपुलेट हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी डेमोग्राफिक वेरिएबल, जो भी डेमोग्राफिक डाटा होते हैं, एज, मैरिटल स्टेटस, सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, जो भी डेमोग्राफिक से रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं वो इसमें कवर करते हैं। एक्सटर्नियस वेरिएबल जिनको बोलते हैं जो हमारी रिसर्च के अंदर इंक्लूड नहीं है, बट वो एक्सटर्नल सोर्स के रूप में हमारे रिसर्च को इफेक्ट कर रहे हैं, है ना, हमारी रिसर्च का वो पार्ट नहीं है बट वो हमारे रिसर्च को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नियस वेरिएबल। तो क्लियर है यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The variables that are not the part of study but may have effect on the measurement of the study variables are, है ना, जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया फोर्थ क्वेश्चन में कि हमारी स्टडी का तो वो पार्ट नहीं होता है, बट वो हमारी जो स्टडी है, रिसर्च स्टडी है, उनको किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नियस वेरिएबल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट बनेगा। बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, ए वेरिएबल दैट चेंजेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ अनोदर वेरिएबल इज नोन एज। देखो अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आ गया हमारे सामने डिपेंडेंट वेरिएबल का। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि वो खुद तो चेंज नहीं होता, लेकिन वेरिएबल दैट चेंज ड्यू टू एक्शन ऑफ अनोदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के एक्शन की वजह से या उसमें चेंजेस की वजह से खुद ही मॉडिफाई हो जाता है, खुद ही चेंज हो जाता है, तो
उसे हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखना। अच्छा, एक एग्जांपल के तरह हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्मोकिंग करने की वजह से लंग कैंसर होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है नाउ। तो अब स्मोकिंग है वो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग की वजह से ही लंग कैंसर होता है, ये ऐसा बताया जा रहा है स्टेटमेंट में। तो जो लंग कैंसर है जो कि पूरी तरीके से डिपेंड है स्मोकिंग पे, है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लंग कैंसर है जो पूरी तरह से डिपेंड है स्मोकिंग पे। तो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, तो लंग कैंसर क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और स्मोकिंग क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम स्मोकिंग को चेंज कर देंगे तो लंग कैंसर नहीं होगा। दैट मीन्स क्या कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम चेंजेस करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्लियर है, और डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, बाकी एक्सटर्नेस वेरिएबल मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, ए क्लियर कॉन्साइज समरी ऑफ ए स्टडी दैट कम्युनिकेट्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी इज नोन एज, है ना। सिंपल बेसिक्स टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है कि एक क्लियर कॉन्साइज समरी ऑफ स्टडी दैट कम्युनिकेट द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी इज नोन एज। मतलब एक मतलब मटेरियल है आपके पास, कोई भी सब्जेक्ट सर, उसके बारे में आपको एक क्लियर मैसेज मिला, मतलब एक समरी आपको मिल गई है संक्षिप्त में, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट उसको बोला जाता है। एक संक्षिप्त वर्ड में, या हम बोले कि हमें क्लियर कंसेप्ट पता चल गया किसी भी स्टडीज़ के बारे में कि हाँ ये स्टडी किससे रिलेटेड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। मतलब एक क्लियर कॉन्साइज समरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। डाटा ये नहीं होगा, है ना, डाटा तो कोई भी वैल्यू, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज होती है, तो इससे रिलेटेड लिखा नहीं, वेरिएबल यहाँ पे है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट कोई भी मेंटल आइडियाज़ जो हम किसी भी चीज़ के प्रति बनाते हैं कि हाँ हमारे कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर दैट मीन्स क्या कि हमारे मेंटल आइडियाज़ बन गए किसी भी थिंग्स को लेके, तो यहाँ पे कंसेप्ट भी नहीं होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द एट्रीब्यूट इट इज डिजाइन टू मेजर। सिंपल डेफिनेशन मेंशन कर रखी है, और वो जिस वर्ड की डेफिनेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या है कि द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी, ये वर्ड आपको पकड़ के रखना कि कंसिस्टेंसी और एक्यूरेट तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने की एक डिग्री होती है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। जैसे कि बात करें कि बीपी ऑपरेटस है, तो बीपी ऑपरेटस कितनी कंसिस्टेंसी में, कितनी एक्यूरेसी में डाटा हमें दे रहा है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसे बोला जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का अगर हिंदी वर्ड की बात करें तो विश्वसनीयता, मतलब कि कितना हमें उस इंस्ट्रूमेंट पे भरोसा है, तो इंस्ट्रूमेंट पे हमें कितना बिलीव है वो फाइंड आउट करने के लिए उसकी रिलायबिलिटी देखी जाती है। और रिलायबिलिटी कैसे देखें, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी कि वो कितने टाइम से कंसिस्टेंटली एक्यूरेट डाटा हमें डिलीवर कर रहा है ना। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट की क्या देखते हैं, रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। बाकी वैलिडिटी नहीं होगी, है ना। वैलिडिटी एक टाइम ड्यूरेशन तक होती है कि इंस्ट्रूमेंट को कितने टाइम ड्यूरेशन वो हमें डाटा दे रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा वैलिडिटी। कॉन्नुबिलिटी नहीं होगा, कॉन्नुबिलिटी का मतलब होता है मैरिटल स्टेटस, है ना, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई बात नहीं कर रखी है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि आप प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, रिलायबिलिटी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, है ना। क्वेश्चन रिसर्च ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है कि रिसर्च का जो ऑब्जेक्ट्स होता है ना, जो हमारा एम होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो जस्ट पूछा जा रहा है, मतलब उसके करेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल मिजरेबल होना चाहिए, है ना। अनमिजरेबल नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम रिसर्च करने चले, तो वो नहीं होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट अटेनेबल होना चाहिए, है ना, जिसको हम अटेंड कर सके। ऐसा नहीं है कि अनअटेनेबल चीज़ हो जिसका हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें करना है क्या, तो अटेनेबल होना चाहिए। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, एंड अटेनेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी स्टैटिस्टिक्स फिगर्स जनरल मटेरियल और नॉलेज कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी इज नोन एज, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे पूरा प्रिंट नहीं कर रखा, तो
एक डेफिनेशन मेंशन कर रखी है और वो टर्म में फाइंड आउट करना। क्या डेफिनेशन है कि यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन की यूनिट या कोई भी स्टैटिक्स डाटा, कोई भी फिगर्स, कोई भी जनरल मटेरियल और नॉलेज कलेक्टेड की जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। उस डाटा को, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, उस स्टैटिक्स फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज हो जाता है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में, एग्जाम फोबिया होता है। तो उसकी वजह से ऐसी चीज़ें में कन्फ्यूजन होता है। क्लियर रखना कि जब भी रिसर्च स्टडी करते हैं तो उसके दौरान जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट रहेगा। बाकी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट जस्ट मैंने आपको बता दिया, क्लियर कॉन्साइंस समरी होती है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। वेरिएबल नहीं होगा और कंसेप्ट नहीं होगा। कंसेप्ट भी आपको याद रखना, कंसेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हमारे मेंटल आइडियाज़ होते हैं जो कि हम किसी भी फिनोमेना के प्रति बना लेते हैं कि हाँ एग्जैक्टली जो हम बोलते हैं ना कि हमारा कंसेप्ट क्लियर, दैट मीन्स कि हमारा किसी भी थिंग्स के प्रति फिनोमेना बन गया या मेंटल आइडिया बन गया, तो उसे हम बोलते हैं कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए सीरीज में कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।